नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। शानदार होंगे। टॉपिक अगला है हमारा, जो अधिनियम हम पढ़ा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के 1853 के विषय में आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे। समझिएगा, 1853 के बारे में बात करेंगे। इसका भी नाम क्या है? चार्टर एक्ट कहते हैं इसको भी, है ना। 1793 से लेकर के देखो, 1793 से लेकर के बेटा जो एक्ट अभी हमने पढ़े हैं वो एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले कौन सा पढ़ा हमने? 1773। इसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा गया। इसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? 1781। इसे सेटलमेंट एक्ट बोला गया, है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, इसकी कमियों को दूर किया गया, है ना। जो व्यवस्थाएं रेगुलेटिंग एक्ट में थी उनकी कुछ कमियों को दूर किया गया। इसके बाद आता है 1784। इसे क्या नाम दिया गया बेटा? पिट्स इंडिया बोला गया इसके बारे में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे उनके नाम से बोला गया, जो फेमस हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट नामक प्रधानमंत्री थे। 1784 की बात करें तो कौन सा आता है आपका? 1793। 1793 यहां से कहानी शुरू होती है कौन से शब्द की? चार्टर की। ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। जो चार्टर शब्द आया है, जितने भी कानून बने, अधिनियम बने, 1793 से शुरू होती है कहानी। 1793 के बाद कौन सा आएगा बेटा? 1813। इसका भी नाम क्या था मेरे भाई? चार्टर। इसके बाद आता है 1833। इसका भी नाम क्या था? चार्टर अधिनियम। इसके बाद आता है अब 1853। इसका भी नाम क्या मेरे भाई? चार्टर अधिनियम। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अंतिम चार्टर अधिनियम है मुझे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया है। भारत पे या बंगाल पे कैसे शासन करना है, अंतिम चार्टर अधिनियम है जी, ठीक है। 93 वाला, 13 वाला, 33 वाला, 53 वाला, इन सभी के जो कॉमन नाम है वो क्या है? चार्टर। और यहां पे क्या बोलते हैं इनका? ऐसे तो आप जानते हैं क्या बोलते थे? रेगुलेटिंग, है ना। इसे सेटलमेंट बोलते थे और इसे बोलते थे पिट्स इंडिया। ये इनके नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है बेटा, ये जो एक्ट हम पढ़ने चल रहे हैं, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। कौन सा था मेरे भाई? अंतिम चार्टर अधिनियम था बेटा, है ना। एक बार यहां से भी ऐसे नोट कर लेना, इजीली रहेगा आपको। यहां से शुरू होकर के यहां पे समाप्त होता है। अंतिम चार्टर अधिनियम था, और अंतिम वो अधिनियम था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या कंपनी के शासन की व्यवस्था के तहत इसे पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो 1858 हम पढ़ेंगे वो महारानी के शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे, या सम्राट के शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे, या क्राउन के शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी के शासन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हालांकि कानून इंग्लैंड से ही बन के आ रहा है, लेकिन यहां पे उससे काम कौन कर रही है? कंपनी काम कर रही है उस कानून के तहत, है ना। आप डायरेक्ट इंग्लैंड से काम करेंगे 1858 में, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप इसमें नोट करोगे मेरे भाई, वो कौन सा है? 1853 वाला बेटा अंतिम चार्टर एक्ट था, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अंतिम चार्टर अधिनियम था 1853 वाला। इसमें एक बात जो मुख्यतः पढ़ने को आती है, वो एग्जाम में भी पूछ ली गई है वैसे, लेकिन कई तौर पे उसे बताते हैं, कई पुस्तकों में लिखा है कि विवादित मसला रहा है ये, है ना। मसला ये रहा है कि भारत के लोगों को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में, यानी कि आज की जैसे संसद हमारी, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि भारत के लोगों को पहली बार शामिल किया गया अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम की यही है। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल था इस समय, उस गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद होती थी, कार्यकारिणी होती थी, उसमें सदस्यों को बढ़ा दिया। 6 और अलग नए सदस्य इसमें शामिल किए गए गवर्नर जनरल के साथ इसी अधिनियम में, है ना। और 4 सदस्य 4 शहरों से शामिल किए गए। 4 शहर कौन से हैं? देखो पहले उस पॉइंट को समझ लेते हैं जो मैं बता रहा हूं, एक एक करके समझिएगा। एक तो अंतिम हो गया, जो दूसरा केंद्रीय विधान परिषद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है,
परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, पहली बार भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये इसी अधिनियम की, लेकिन ये विवादित भी है, उसे छोड़ो आप, विवादित है कि नहीं, ये सही था कि नहीं था इस समय, है ना, एग्जाम में पूछा गया, बस इतना मैं बता रहा हूं। पहली बार भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, कौन से अधिनियम में? 1853 वाले चार्टर अधिनियम में दिया गया। पहली बार भारतीय लोगों को शामिल किया गया, संसद में शामिल किया गया, विधान परिषद में शामिल किया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना, ऐसी व्यवस्था इसमें पहली बार की गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भैया 1861 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी। कुछ पुस्तकों में दोनों जगह लिखा है भाई, 53 में भी लिख रखा है, 61 में भी, लेकिन इसे विवादित मानते, कहते हैं कि प्रभावी तौर पर कब से व्यवस्था शुरू की गई थी? 1861 के अधिनियम में प्रभावी तौर पर, है ना, उसे भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। पढ़ेंगे आगे, 58 के बाद आएगा 1861, है ना। अगली बात बेटा, जो 1833 का अधिनियम था उसमें सिविल सेवकों की भर्ती के लिए व्यवस्था का अनाउंसमेंट हुआ था। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवा तो जानते ही हैं, IAS IPS बनते हैं, ऐसी भर्ती परीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और वो भर्ती परीक्षा 1853 में आरंभ की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, तो पॉइंट बना के लिखना, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। है ना। हालांकि इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा हुई थी बेटा, वो कौन से में हो गई थी घोषणा इसकी? इससे पहले वाले में हो गई थी। 1833 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें फाइनली तौर पर चयन प्रतियोगिता शुरू कर दी गई सिविल सेवकों के लिए, और भारतीय लोगों को भी मौका दिया गया, भारतीय लोग भी शामिल हो सकते हैं सिविल सेवकों की भर्ती में। वही सिविल सेवक जो आजकल बनते हैं, हमारी UPSC परीक्षा लेती है ना, ऐसी सिविल सेवकों की परीक्षा ये 53 में अनाउंसमेंट कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं बेटा, पहली बार। दूसरा, गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद थी उसमें 6 नए सदस्य जोड़ा गया, जिनको विधान पार्षद बोला गया। अगला पॉइंट लिखना, गवर्नर जनरल की परिषद में छह नए सदस्य शामिल करे गए, जिनको क्या नाम दिया गया बेटा? विधान पार्षद बोला गया। 6 नए सदस्य जो शामिल किए गए, इनको विधान पार्षद बोला गया। ये नोट कर लो, छाप लो, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में विधान पार्षद इनको बोला गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताइएगा। टोटल गवर्नर जनरल की परिषद की बात करें तो 12 आदमी थे इस समय। 1853 में टोटल गवर्नर जनरल परिषद में कितने थे? 12 व्यक्ति थे, है ना। जैसे 16 में कहता गब्बर सिंह, कितने आदमी थे? तो कितने आदमी थे गब्बर सिंह 16 वाली पिक्चर में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इधर गवर्नर जनरल की परिषद में कितने आदमी थे? 12 लोग थे। 12 में से ये 6 थे और 6 और अन्य सदस्य थे। ठीक है, और जो विधि सदस्य हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक स्पेशल एक्सपर्ट व्यक्ति बुलाया था उन्होंने विधि सदस्य के रूप में, जो कानून का जानकार हो, उसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, परमानेंट सदस्य बना दिया गया। उस समय टेम्परेरी तौर पे था, लेकिन 53 में पूरे तरीके से उसे शामिल कर लिया गया, जो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था सदस्य, है ना। जैसे विधि के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग बना था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी भारत में। तो देखिए आगे समझते हैं। कुछ सदस्य 4 शहरों से लिए इन्होंने, जैसे देखिए कुछ सदस्यों को इन्होंने कहां से लिया? 4 शहरों से लिया बेटा, गवर्नर जनरल की परिषद में। ऐसे समझ लो 4 शहर कौन कौन से थे यहां से शामिल किया गया। सर बताइएगा यहां पे कौन सा शहर आएगा जो बड़ा शहर था उस समय? इस साइड में जो पश्चिमी भारत वाला हिस्सा हो गया हमारा, जो पूरब हो गया हमारा, जो दक्षिण हो गया। तो जो सबसे प्रसिद्ध शहर थे पुराने टाइम पे
उस समय सबसे बड़ा शहर यहाँ पे कौन सा था? गुजरात से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा था? ये अरब सागर है। सौराष्ट्र तो था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो क्या बोलते थे पुराने टाइम पे? मुंबई प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। तो यहाँ पे कौन सा था बेटा? मुंबई प्रेसिडेंसी। तो एक सदस्य कहां से लिया बेटा? 1853 वाला पढ़ रहे हैं बेटा हम। हेडिंग 1853 के चार्टर एक्ट में 4 सदस्य शामिल करे गए, एक एक सदस्य इन शहरों से, गवर्नर जनरल के साथ। बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? डलहौजी। और डलहौजी 1848 से गवर्नर जनरल था भारत में और 56 तक रहा। 1856 तक। कितने साल हो गई? 6 और 2 8, लगभग 8 वर्षों तक शासनकाल किया। और भैया इसके नाम पे तो हमारे शिमला में तुम घूमने जाओगे तो जगहों के नाम है। डलहौजी बहुत फेमस जगह है। वो कहां पे है? शिमला के अंदर। क्योंकि ज्यादातर जो जीवन कहां पे बिताते थे? ठंडे इलाकों में। चूंकि अंग्रेज कहां के रहने वाले थे, ये लॉजिक समझिएगा। अगर आपको कभी शिमला पढ़ने को मिलता है कि भाई अंग्रेजों ने शिमला में मीटिंग बुलाई, अंग्रेज ज्यादातर कई बार सम्मेलन करते थे, कहां पे करते थे? ठंडे इलाकों पे। और हमारे उत्तर भारत के इलाकों में, जैसे जहां पे दिल्ली है, वहां पे क्या है? गर्मियों के दिनों में तो गर्मी पड़ती है बहुत तेजी से। अब वो गर्मी कहीं झेल पा रहे हैं ये अंग्रेज? जीवन में ना झेल पाए भैया। तो ये सम्मेलन कहां पे बुलाते थे? कहां पे मीटिंग लेते थे? शिमला में। बहुत सारी इतिहास उठा के देखना, शिमला मिलेगा आपको आंसर, है ना? इसी वजह से लेते थे। तो एक सदस्य बॉम्बे का। और यहां पे कौन सा शहर है बेटा हमारा? बंगाल। और एक सदस्य कहां से शामिल किया इन्होंने? बंगाल से लिया गवर्नर जनरल की परिषद में। और यहां पे कौन सा शहर आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु बोले तो राज्य का नाम है, ये आएगा मद्रास। और मद्रास का इस समय नया नाम क्या बेटा? चेन्नई। इस समय नाम क्या? चेन्नई। और एक और शहर, बहुत खूबसूरत शहर, इस शहर में शाहजहां के द्वारा बनाया गया ताजमहल है। इस शहर में अकबर का मकबरा है। इस शहर में जोधाबाई का मकबरा है। इसी शहर में बाबर का मकबरा हुआ करता था। इसी शहर में लोदी का मकबरा है। ठीक है। और इसी शहर में बात करें एतमादौला का मकबरा है। शाहजहां और मुमताज महल के भी मकबरे इसी शहर में। ये थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा हूं। और कमेंट बॉक्स में बताना है जितने मैंने मकबरों के नाम लिए इनका निर्माण कौन कौन से शासकों ने कराया था, या कौन सी महिला ने कराया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक आगरा शहर से भी एक प्रतिनिधि लिया गया, इस वजह से मैंने आगरा का उल्लेख किया यहां पे। तो आगरा देखो भाई यूपी कहां पे है? उत्तर में। तो मान लीजिए आगरा कहां रहा होगा? इस साइड में रहा होगा, क्योंकि पश्चिम में पड़ता है आगरा, है ना? तो एक सदस्य कहां से शामिल किया? गवर्नर जनरल की परिषद में, आगरा से। तो टोटल मिला के सर कितने सदस्य शामिल कर लिए? 4 सदस्य। एक सदस्य कहां से? बॉम्बे से। एक सदस्य आगरा से। एक सदस्य बंगाल यानी कि कलकत्ता से। और एक सदस्य मद्रास से। तो टोटल 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में इन 4 शहरों से जोड़े गए। तो पॉइंट बना के लिखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद में ये 4 सदस्य शामिल किए गए। 4 अलग अलग प्रांतों से या शहर कह लीजिए, है ना, शामिल किए गए। ठीक है बेटा, 4 सदस्य शामिल किए गए। एक और बात यहां पर व्यवस्था की गई इस समय, डलहौजी के साथ में शामिल कर गए। गवर्नर जनरल डलहौजी था कि कलकत्ता के लिए, बंगाल की जो राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता के लिए, कलकत्ता के कामों को देखने के लिए 1853 में अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया। अलग से नियुक्त कर दिया कि भाई कलकत्ता के कामों को कौन देखेगा? अलग से एक व्यक्ति देखेगा। और जो व्यक्ति देखेगा वो कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। कलकत्ता के कामों को देखने के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिएगा। अलग से इसी 1853 में ये व्यवस्था की गई। तो कुल मिला के 4 ये लोग थे। तो कुल मिला के जो गवर्नर जनरल के साथ काम कर रहे थे वो 12 सदस्य इसमें काम कर रहे थे। कौन से अधिनियम में? 1853 के चार्टर अधिनियम में बेटा, है ना। ये महत्वपूर्ण बात है बेटा इस अधिनियम की। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना भूल गए, बताते हैं सर आपको। एक और बताते हैं आपको, गवर्नर जनरल की परिषद में
जो कार्य होते थे विधायी और प्रशासनिक कार्य, उनको अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के जो कार्य थे ना बेटा, परिषद में मतलब जो सारे लोग शामिल है, कितने लोग शामिल थे? 12 लोग, इसी को परिषद कहते थे। अब इसके प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया। प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य क्या कर दिए बेटा? अलग कर दिए। ठीक है, विधायी मतलब विधायिका, यानी कि यहां कानून बनाया जाता है। विधायी से मतलब क्या है बेटा? विधायिका का। ठीक है, और विधायिका से मतलब बेटा किसका है? संसद का। सरल भाषा में समझिए। और संसद में कौन लोग बैठते हैं? जो क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। यानी कि कानून बनाने वाले कार्य अलग कर दिए गए और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। प्रशासन में कौन आते हैं? जो किसी शहर के या किसी प्रांत के जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए और अधिकारियां हो गए, है ना। तो प्रशासनिक वो काम होते हैं। विधायी विधायिका वाले वो काम होते हैं जो कानून बनाया जाता है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में इन कार्यों को भी क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। बाकी ये कार्य, प्रशासनिक कार्य अलग होंगे और विधायी कार्य अलग होंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा इसमें, ये अलग तरीके से काम होंगे, अलग अलग तरीके से। तो ये इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन सी अधिनियम की? इसी अधिनियम की। अब थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं आपको। किसके बारे में बता देते हैं? डलहौजी के बारे में। चूंकि इस समय कौन था? डलहौजी, है ना। हालांकि हिस्ट्री का टॉपिक है डलहौजी, लेकिन फिर भी आप देख लो, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था इस समय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड बोलते थे साहब। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, भगवान होता है। तो ये अपने आप को क्या बोलते थे भारत में? भगवान का दर्जा है भाई हमारे पास, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और लेकिन उस समय शासन इन्हीं की थी, सत्ता इन्हीं की थी, व्यवस्था इन्हीं के हाथों में थी, शक्तियां इन्हीं के हाथों में थी। तो ये अपने आप को कुछ भी कह सकते थे। तो लॉर्ड सभी गवर्नर जनरल के सामने आप किताबों में पढ़ेंगे तो लॉर्ड शब्द मिलेगा कॉमन। लॉर्ड मीन्स इंग्लिश का अनुवाद देखोगे तो आप भगवान होता है। तो डलहौजी का शासनकाल बेटा कब से कब तक रहता है सर? शासनकाल 1848 से ये गवर्नर जनरल थे और 1856 तक रहते हैं ये इनका शासनकाल है। लिख लीजिएगा, शासनकाल है ना। अगर शासनकाल आपको याद है तो ना तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कभी गलत होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, और ना पॉलिटी का गलत होगा। तो शासनकाल थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बरसा आती है पेपरों में। जब आपको शासनकाल याद होगा तो 1 सेकंड में सही गलत बता देंगे आप कि ये उनके शासनकाल की घटना है या नहीं है, कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बचपन से रटते आ रहे हैं, और बचपन से मेरे भाई पढ़ते आ रहे हैं। हम जब पढ़ते थे क्लास 5 में, 6 में, कक्षा 6 में या 5 में, तो जीके की किताब आती पतली वाली, और उसको बेचने आते थे बाहर से बुक सेलर वाले जो होते थे। आजकल बेचारों का अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि एडवांस बहुत आगे चली गई है। आजकल की जो जनरेशन है 2025-26 वाली है ना, 24-25 वाली, तो उस जीके में भी हम इसी बात को रटते थे लेकर के। 2 रुपए की मिलती थी या 1 रुपए की वो किताब, कि भारत में पहली रेल किसने चलाई, और तब से आज तक रटते आ रहे हैं पहली रेल किसने चलाई। चलाने वाला ये नहीं था, ड्राइवर ये नहीं था, ड्राइवर तो कोई और ही रहा होगा अंग्रेजों में से, लेकिन शासनकाल इसका था। भारत में जब पहली ट्रेन चलाई गई, लौह पथ गामिनी चलाई गई। हिंदी में क्या बोलते हैं? लौह पथ गामिनी, क्योंकि लोहे पर चलती है जो रास्ता है, वो कैसा पथ है उसका? लोहे का। तो लौह पथ गामिनी बोलते हैं ट्रेन को। इंग्लिश का शब्द ट्रेन है, वैसे बोलते हैं क्या नाम है? रेल गाड़ी। रेल गाड़ी तो होती है, गाड़ी तो कोई भी गाड़ी होती है। रेल असल में पटरियों को बोलते हैं, जो पटरी होती है ना जिन पर ट्रेन चलती है, रेल उनको कहते हैं कायदा से असल में। लेकिन कॉमन शब्द हैं, जो चल रही है वो चल रही है, व्यवस्था जैसे भी है। तो पहली बार इसने साहब भारत में क्या चलाई? रेलगाड़ी चलाई साहब जी। आप जानते ही हैं कब चलाई रेलगाड़ी? 1853 में। और कहां से कहां चलाई ये आप जानते ही हैं? बॉम्बे में चलाई थी। बॉम्बे से एक इलाका पड़ता है थाने,
मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। 53 में चलाई, 16 अप्रैल 1853 में चलाई थी, है ना। लगभग कुछ किलोमीटर का रन तय किया था मेरे ख्याल से, वो मुझे याद नहीं रहा, 30-40 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करी थी ये पहली। और जिस कंपनी का नाम था, जिस कंपनी ने ये पहली ट्रेन चलाई थी, उसका नाम था पेनिनसुला कंपनी। पेनिनसुला कंपनी के तहत ये पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, है ना। बॉम्बे से बोरीबुदर के बीच में चली थी। पहला स्टेशन था बेटा, जो पहला स्टेशन था ना, वो कौन सा था? कहां पे गई थी जी ट्रेन? मुंबई से गई थी बेटा, और मुंबई से गई थी जी बोरीबुदर। ये एक रेलवे स्टेशन पड़ता है वहां पे, और ये रेलवे स्टेशन आता है किसके अंतर्गत बेटा? थाने के अंतर्गत आता है। ये स्टेशन किसके अंतर्गत आता है? थाने के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये है। दूसरा बेटा सबसे ज्यादा जो फेमस रहा इसका, एक नीति डलहौजी की सबसे ज्यादा फेमस रही, और उस नीति का नाम बेटा क्या है? हड़प नीति। सबसे फेमस थी इसकी हड़प नीति बेटा। किसकी नीति थी? हड़प नीति, डलहौजी की। और इसने राज्यों को हड़पना शुरू किया था भारत में। इसने भारत के राज्यों को हड़पना शुरू किया। जैसे कि कौन कौन से राज्यों को इसने हड़प लिया, कुछ राज्यों के मैं नाम बता देता हूं आपको। इन राज्यों को इसने हड़प लिया साहब। किसने? डलहौजी ने हड़प लिया इन राज्यों को। देखिए कौन कौन से राज्यों को पता। सबसे पहले इसने सतारा को, ठीक है। सतारा के बाद नागपुर, संबलपुर, लिख लेना, ये हिस्ट्री में काम आ जाएंगे बेटा आपके लिए। संबलपुर, इनको सभी को हड़प लिया था। बताएंगे क्या कारण रहा। झांसी, जैतपुर, ठीक है। एक बघाट राज्य आता है, बघाट को हड़प लिया था। एक उदयपुर राज्य आता है बेटा, उदयपुर को हड़प लिया था। और एक अवध राज्य आता है, अवध को भी हड़प लिया था। इन सभी राज्यों को हड़प लिया था। किसने हड़प लिया था? डलहौजी ने। और एक बरार, हैदराबाद से भी अलग करके एक दक्षिण भारत में राज्य पड़ते हैं बेटा, बरार। इतने राज्यों को हड़प लिया भाई साहब। किसने हड़प लिया? डलहौजी ने। और कौन सी नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। सबसे पहला जो राज्य हड़पा गया था, ये हजारों बार पूछ लिया गया है। और ये कब हड़पा था इसने? 1848 में। तमाम बार पूछा गया है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हैं तो यूपी वाला भी हजारों बार पूछा गया कि अवध को कब हड़पा था इसने। तो अवध को कब हड़प लिया था? 1856 में। 1856 में हड़प लिया था। और एक और बीच में आता है झांसी, जो उत्तर प्रदेश से ये है ना, झांसी का भी पूछा जाता है। इससे 1853 में मेरे ख्याल से हड़प लिया था झांसी को। बिल्कुल सही है, 1853 में। ठीक है बेटा। अब देखो, इसने जो राज्यों को हड़पने की व्यवस्था लागू करी, शुरू करी, इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कारण क्या था कि जिनमें जो राजा शासन कर रहे थे, जैसे जैसे राजा का निधन हुआ और जिस राजा का कोई पुत्र नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, तो उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था। वो गोद नहीं ले सकता है किसी दूसरे पुत्र को, किसी के भी अपने आसपास के राज्य में से। अगर गोद लेगा तो उसे डलहौजी मान्यता नहीं देगा शासन करने के लिए। तो वो कहता था कि भाई गोद नहीं ले सकते आप हमारी इस नीति के तहत। कौन सी नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। क्योंकि अगर आपका निधन हो गया, जैसे सतारा के राजा मर गए, या मान लीजिए झांसी के राजा का निधन हो गया। झांसी के राजा तो आप जानते ही हैं, झांसी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्या नाम था? गंगाधर राव, और इनकी पत्नी का नाम रानी लक्ष्मीबाई। तो गंगाधर राव का जब क्या हो गया? देहांत हो गया। तो महिलाओं को बैठने की व्यवस्था नहीं थी उस समय राजकाज में, पुरुष को ही बैठाया जाता था, व्यक्ति ही बैठता था शासन में। तो गोद नहीं ले सकता है व्यक्ति उस समय किसी को भी, प्रतीक के तौर पर। हड़प नीति में यह व्यवस्था इन्होंने लागू करी थी। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन सारे राज्यों को हड़प लिया। अवध के साथ भी क्या होता? अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को यहां से हटा दिया और बंगाल भेज दिया पेंशन दे करके। अब इनकी पत्नी रह गई यहां पे, पत्नी का नाम बेगम हजरत महल। लेकिन अवध को गोद का कॉन्सेप्ट तो था कि नहीं था, यहां पर अलग बात है, गोद लेने वाली। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट और था इसमें। देखो, दो कॉन्सेप्ट थे इस नीति में, दोनों को आप लिख लेना बेटा, आज के बाद भूलना मत।
कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे? एक तो आप गोद नहीं ले सकते, ठीक है, और गोद ले भी लेंगे तो डलहौजी क्या नहीं देगा आपको भैया? मान्यता नहीं देगा। ले लो तुम गोद, डलहौजी गवर्नर जनरल जो भारत का था वो मान्यता नहीं देगा आपके राज्य को चलाने के लिए, परेशान करेंगे ब्रिटिश शासन वाले। दूसरा क्या था कि जैसे जो राजा संबलपुर के हो, नागपुर के या बघाट के, उदयपुर के, कोई भी हो, या बरार के, जो राजा अपने शासन को सही चला रहा है तो इन्हें एक और तकनीक निकाल ली कि अब भैया इस पर शासन कैसे करें, क्योंकि दिमाग तो चलाते थे जे। इन्होंने कहा कि कुप प्रशासन कर रहे हैं आप अपनी जनता के साथ, अपनी जनता के साथ सही शासन नहीं चला रहे हैं, अच्छे तरीके से शासन नहीं चला रहे हैं। तो दूसरा एक और मुद्दा इसमें लगा दिया इन्होंने इसी नीति में कि राज्यों को कैसे हड़पेंगे हम, कुप प्रशासन का आरोप लगा करके हड़पेंगे राज्यों को कि राजा अच्छे से शासन नहीं कर रहा है अपनी जनता के ऊपर, इस वजह से हम ज्यादा बढ़िया शासन करेंगे तो हम हड़पेंगे। तो ये दो मोटा मोटी चीज देखेंगे तो गोद लेने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई इसमें, लेंगे तो मान्यता नहीं मिलेगी, और कुप प्रशासन का, यानी कि जो अवध राज्य को हड़पा था वो किसका वो लगाया था इन्होंने? कुप प्रशासन, कि भाई अवध का जो राजा है वो सही नहीं कर रहा शासन जनता के साथ में, बर्ताव सही नहीं कर रहा, व्यवस्थाएं सही नहीं है उसकी, है ना राजस्व की व्यवस्था सही है, ना प्रशासनिक व्यवस्था सही है, ना आर्थिक व्यवस्था सही है, ना सैनिकों की व्यवस्था सही है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो भैया कुप प्रशासन का आरोप लगा दिया, यानी कि गलत प्रशासन कर रहे हैं, गलत शासन कर रहे हैं आप। ये इस नीति के ये फॉर्मूला थे, इसके किसके फॉर्मूला थे? लॉर्ड डलहौजी के। और भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगा देता था कि भाई भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं, तो रट लेना और याद रखना इसको। डलहौजी ने कौन सी नीति लागू कर दी? हड़प नीति, और इसके तहत सारे राज्यों को हड़प लिया। बरार जो उस समय हैदराबाद के निजाम से ले लिया था, हैदराबाद के निजाम से है ना, उदयपुर ले लिया, बघाट ले लिया, जैतपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, सतारा। ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा इनको। ये डलहौजी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिए क्योंकि इस समय का गवर्नर जनरल था डलहौजी। अब बात कर लेते हैं बेटा 1853 पे चलते हैं अब, है ना डायरेक्ट। ये आपको समझाई दिया पूरा क्या क्या था इसमें। अब आ जाते हैं 53 वाली कहानी पर। उस कहानी को आप किताब के माध्यम से भी देखिए। यह है आपका 1853 चार्टर अधिनियम। तो देखिएगा सर, चार्टर एक्ट, अंतिम चार्टर एक्ट था जे। सबसे पहली लाइन है 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया यह चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। कैसा था बेटा? अंतिम चार्टर एक्ट था, है ना। 1793 से कहानी शुरू होती है और यहां के खत्म हो जाती है अंतिम चार्टर एक्ट पर। यह एक्ट भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी यानी कि रिएक्शन शासन की समाप्ति की मांग थी, है ना इस एक्ट में भी। अगला पॉइंट है डलहौजी के द्वारा कंपनी के शासन में सुधार के लिए प्रस्तुत की गई थी एक रिपोर्ट। डलहौजी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि कंपनी के शासन में क्या करो, सुधार करो साहब। ठीक है, आगे देखो इंपॉर्टेंट बात। इस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिकारों को, जो मैंने बताए थे विधायिका वाले काम और प्रशासनिक कामों को क्या कर दिया, अलग अलग करने की व्यवस्था की गई। और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद बनाए गए। कितने पार्षद जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए बेटा। इन्हें विधान क्या बोला गया? इन्हें विधान पार्षद कहा गया। विधान पार्षद कहा गया। इन नवीन 6 सदस्यों को विधियां यानी कि कानून तथा विनियम बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। भाई परिषद में बैठ नहीं सकते, मतदान भी नहीं कर सकते ये 6 आदमी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इस समय होता है महान्यायवादी, जो कानून का जानकार होता है, सरकार को सलाह देता है कानून से संबंधित, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 में आता है वो, है ना उसका पद, उसके कार्य, उसका पूरा का पूरा कार्यकाल महान्यायवादी का। राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी क्या करता है कि संसद में जा तो सकता है, शामिल भी हो सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अपना विचार भी रख सकता है, अपने जो मन की कोई बात हो किसी भी विधेयक पर वो भी बोल सकता है, रख सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा महान्यायवादी संसद के भीतर।
ऐसे ही इसमें परिषद में बैठना तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था, भाई वोट नहीं कर सकते हैं ये सदस्य। ठीक है, आगे देखो, गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल होता था, एक कमांडर चीफ होता था, और मैंने बताया आपको एक मद्रास का व्यक्ति और एक मुंबई का और एक कलकत्ता का और एक आगरा के स्थानीय शासकों के 4 प्रतिनिधियों समेत 12 सदस्य शामिल किए गए। और पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या किया गया, शुरू किया गया। सबसे पहले यही बात बताई थी मैंने, इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था, पहली बार बेटा, है ना, पहली बार शुरू किया गया था स्थानीय प्रतिनिधित्व। आगे अगला पॉइंट है, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से कौन बना दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। भाई बंगाल के अलग से प्रशासनिक कार्यों को देखेगा जो व्यक्ति, है ना, बताया था मैंने अभी, फिर दोबारा दिखा दूंगा आपको। अगला पॉइंट, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। जो विधि सदस्य 1833 में शामिल हुआ था उसको अब कैसा सदस्य बना दिया, पूर्ण सदस्य बना दिया, गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती, ये बता दिया मैंने, चयन के लिए व्यवस्था का क्या किया गया, आरंभ। सिविल सेवक भर्ती हो सकते हैं भाई साहब, इस व्यवस्था का आरंभ किया अंग्रेजों ने। विशिष्ट सिविल सेवक सेवा के लिए भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, भारतीय नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। मेघालय समिति की नियुक्ति की गई और परिषद के विधायी कार्यों को इसके कार्यपालक, विधायी मतलब विधायिका वाले का, कार्यपालक अधिकारों से स्पष्ट करके अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग कर दिया गया मेघालय की अध्यक्षता में, मेघालय समिति की अध्यक्षता में। कौन से कार्यों को अलग कर दिया बेटा, परिषद के विधायी, यानी कि विधायी मतलब जो विधायिका वाले कानून बनाने वाले कार्य होते हैं, इसके कार्यपालक को अधिकारों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया। यह है इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सिविल सेवा आरंभ करी गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आगे तो पढ़ेंगे 1858 वाला, और जो मैंने बताए थे वो आपको पता ही होना चाहिए और पूरा समझा दिया है ना अच्छे से। ये डलहौजी वाला पूरा मैटर मैंने बता दिया। ये 4 सदस्य है ना, जो कि यहां से कलकत्ता से जोड़ा था, इसमें एक सदस्य, और कलकत्ता के लिए अलग से क्या बना दिया, प्रशासनिक सुविधाओं को देखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक सदस्य आगरा से, एक सदस्य मुंबई से और एक सदस्य मद्रास से। ये सभी गवर्नर जनरल के शामिल होते हैं, और गवर्नर जनरल की परिषद के ये वाले काम अलग कर दिए और ये वाले कार्य अलग कर दिए गए, विधायी कार्य। ये था सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की, और अंतिम चार्टर अधिनियम था बेटा, है ना। इसी तरीके से पढ़ते जाइए। अगला जो एक्ट आएगा हमारा वो आएगा 1858। अब ये कब तक चलेगा, 1858 तक इसकी व्यवस्थाएं चलेंगी, है ना, इस चार्टर एक्ट की। तो जो अगला अब शासन शुरू होगा बेटा 1858 से, वो शासन ब्रिटिश के द्वारा होगा डायरेक्ट। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में चल रहा था, अब आगे के जो कानून जितने भी आएंगे, अंतर यह है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में लागू हो रहे थे, कार्य कर रहे थे। अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश सरकार वहां से आदेश देगी, वहां से जिस व्यवस्थाओं को भारत में लागू कराएगी, वो काम होगा। 1858 में बात करेंगे, 1861 का आएगा, 1892 में बात करेंगे, 1909 में बात करेंगे। इन एक्टों की हम आगे चल के बेटा बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, निःशुल्क बिल्कुल चलेंगे, और बहुत जल्दी संविधान में प्रवेश करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन की व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, संवैधानिक चुनावों को पढ़ेंगे, कौन से व्यक्ति कहां से चुन करके आए ये पढ़ेंगे, अलग अलग समितियों को पढ़ेंगे, सारी व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे पूरा का पूरा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्लास को, चैनल को भी, आप लिंक को अपने मिलने वालों और मिलने वालियों तक सभी तक शेयर कीजिए। निःशुल्क पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।